Okay, now we are starting with the amalgamation of the companies. अमालगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था. पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर, दे आर डूइंग अ बिजनेस. ये हमारा पार्टनरशिप फर्म है. तो अब भी हम लोग जो देखेंगे ना, दैट इज अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज का मतलब होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहाँ पे कोई पार्टनर नहीं है, जहाँ पे शेयर होल्डर है. और अगर उनका अमालगमेशन करना है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम लोग देखेंगे. ठीक है ना. सबसे पहले अमालगमेशन में क्या क्या टाइप्स होते हैं. तो अमालगमेशन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर एंड दे आर डूइंग अ बिजनेस जॉइंटली. दो या तो उससे ज्यादा कंपनीज एक साथ आ रही है और वो कंपनी अपना बिजनेस एक साथ कर रही है, उसको बोला जाता है अमालगमेशन. सही है. उसको क्या बोला जाता है? अमालगमेशन. क्लियर हो रहा है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें अलग अलग है. अमालगमेशन में समझो एक एग्जांपल लेते हैं. कंपनी ए इज देयर एंड कंपनी बी इज देयर. ये दोनों कंपनीज मार्केट में अपना बिजनेस कर रही है, अलग अलग एग्जिस्टिंग है, दोनों मार्केट में एग्जिस्टिंग है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन इन्होंने ये सोचा कि ये अपना कंपनीज क्या करेंगे, कंबाइन कर दे. अभी रीजन क्या क्या हो सकता है. कंपनी ए एंड कंपनी बी का बिजनेस सेम है, तो इसकी वजह से मार्केट में कॉम्पिटिशन जनरेट हो गया ए एंड बी का. ए को अपने कुछ एक्सपेंसेस है इंडिविजुअल करना है, बी को भी अपने एक्सपेंसेस इंडिविजुअली करना है. सम एक्सपेंसेस आर देयर कि वो लोग अवॉइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. अभी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कैसे एक्सपेंस है. कंपनी ए अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज मार्केट में करेगी, सेम प्रोडक्ट उनका भी है, कंपनी भी अपना एडवर्टाइज मार्केट में करेगी, तो इन दोनों का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा जा रहा है. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है कि अगर ये दोनों कंपनीज कंबाइन हो जाती है तो ये एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे. बराबर ना, बचेंगे. दैट इज नोन एज अ, इसके वजह से अमालगमेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है. सेकंड थिंग इज व्हाट, अगर दोनों कंपनीज मार्केट में अलग अलग काम करी है तो इनका मार्केट में कंपटीशन सबसे ज्यादा रहेगा. बट यही दोनों कंपनी अगर एक साथ कंबाइन हो गई तो मार्केट का कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और वो मार्केट में मोनोपोली या तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन एंजॉय कर सकते हैं. जैसे कि कंपनी ए ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस समझ लो 20 रुपीज रखा, राइट है, बट 20 रुपीज रखा है, नॉर्मली है. फिर बी का भी 20 है, फिर बी ने सोचा प्राइस थोड़ा कम कर दूं तो सेल इंक्रीज होगा, तो बी ने अपना प्राइस 18 कर दिया, तो इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है. तो अगर बी ने अपना प्राइसेस कम किया है तो ऑब्वियसली कंपनी ए को भी अपना प्राइसेस क्या करना होगा, कम करना होगा. तो दोनों मार्केट में लॉस भी सफर कर सकते हैं. तो ये ऐसे बहुत सारे रीजन है कि जहाँ पे अमालगमेशन होने के बहुत सारे रीजन है. इसमें से कुछ रीजन मैंने आपको बता दिए. तो पहले हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं अमालगमेशन. कंपनी ए इज देयर, कंपनी बी इज देयर. ये दोनों कंपनीज मार्केट में अपना बिजनेस करी है. अभी इन्होंने ये सोचा कि ये कंपनीज बंद करके इनके बदले में एक न्यू कंपनी स्टार्ट करेंगे. बराबर है. मतलब कंपनी ए एंड कंपनी बी, बोथ कंपनीज आर गोइंग टू बी क्लोज डाउन एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू कंपनी एंड दैट इज नोन एज अ विच कंपनी, कंपनी सी. समझा कि नहीं समझा? यस और नो? क्लियर हो गया जो मैंने बताया वो? ओके. तो कंपनी ए एंड बी जब बंद हो रहा है तो होता क्या है, कंपनी के ए के अपने कुछ एसेट्स है, अपने कुछ लायबिलिटीज है, कंपनी बी के भी अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज है. तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज न्यू कंपनी क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है. क्या कर रहा है न्यू कंपनी? टेकन ओवर कर रहा है. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्लोज होने वाली कंपनी कौन सी है? ए एज वेल एज व्हाट, बी. यहाँ पे दोनों कंपनीज क्लोज हो गई और ये दोनों कंबाइन होके एक न्यू कंपनी स्टार्ट हो रहा है. दिस इज नोन एज अमालगमेशन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मर्जर. इसी को ही क्या बोला जाता है, मर्जर बोला है. मर्ज हो गया, दो टू कंपनीज आर गोइंग टू बी मर्ज एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू कंपनी. यहाँ पे जो कंपनी बंद होने वाली है दैट कंपनी इज नोन एज अ वेंडर कंपनी. विच कंपनी? वेंडर कंपनी. बराबर है. और जो कंपनी मार्केट में कंटिन्यू करेगी उसको बोला जाता है परचेसिंग कंपनी, बिकॉज कंपनी ए एंड कंपनी बी दोनों ने अपना, ये वेंडर्स है, ये कौन है, सेलर है, दोनों ने अपना बिजनेस क्या कर दिया बोलो, सेल कर दिया. हाँ या ना. और ये बिजनेस सेल किसको किया, सी को किया. मतलब सी ने बिजनेस क्या किया बोलो, परचेस्ड किया. तो जो सेलर है दैट सेलर इज नोन एज अ वेंडर और जो परचेसर है उसको क्या बोला जाता है, परचेसिंग कंपनी. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो गया अच्छी तरह से. तो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, अमालगमेशन एंड दिस इज आल्सो केस ऑफ नोन एज अ व्हाट, मर्जर. इसी को मर्जर भी बोला जाता है. तो अमालगमेशन में वेरियस टाइप्स है. इसका सेकंड कंसेप्ट आता है एब्जॉर्प्शन. क्या बताया मैंने, एब्जॉर्प्शन. नाउ एब्जॉर्प्शन इज व्हाट, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कंपनी ए एंड कंपनी बी बोथ इज डूइंग अ बिजनेस इन द मार्केट, बोथ आर एग्जिस्टिंग कंपनी. बिकॉज ऑफ सम रीजंस एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया. तो कंपनी ए ने बी को क्या कर लिया, टेकन ओवर कर लिया. हाँ या ना. तो कंपनी ए अगर बी को टेकन ओवर कर रहा है तो बी इज गोइंग टू बी क्लोज डाउन. बी क्या हो रहा है, क्लोज डाउन हो रहा है. और ए कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगा, यस और नो. तो ए कंपनी इज नोन एज अ विच कंपनी, परचेसिंग कंपनी एंड बी कंपनी इज नोन एज अ विच कंपनी, वेंडर कंपनी. तो द कंपनी विच इज गोइंग टू बी क्लोज डाउन देयर बिजनेस दैट कंपनी इज नोन एज अ वेंडर कंपनी.
क्लियर हो रहा है? और जो बिजनेस अपना मार्केट में कंटिन्यू रहेगा उसको क्या बोला जाता है? परचेसिंग कंपनी। यस, क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब बी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी किसने टेक ओवर कर ली है? ए ने टेक ओवर कर ली, सही है, ठीक है। और एक केस आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो देखा था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या था? व्हेन एवर कंपनीज आर लॉस मेकिंग कंपनीज में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, इसके लिए कंपनी में कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट करते हैं और उसको नॉर्मल कंडीशन कंपनी में कन्वर्ट करने को ट्राई करते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नाउ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मींस व्हाट? कंपनी ए इज डूइंग अ बिजनेस इन द मार्केट, बिकॉज ऑफ सम रीजन कंपनी ए में क्या हो रहा है? कंप्लीटली लॉस हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है कंपनी ए में? कंप्लीटली लॉस हो रहा है। तो कंपनी ए में अगर कंपनी है तो लॉस मेकिंग कंपनीज है, तो ये कंपनी क्या हो रही है? कंप्लीटली क्लोज हो रही है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू कंपनी, दैट इज नोन एज अ व्हाट? बी कंपनी। हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? बराबर है। तो कंपनी ए ने अपना बिजनेस बंद कर दिया और उसके बदले में एक न्यू कंपनी शुरू हो गया, दैट इज अ विच कंपनी? बी कंपनी शुरू हो गया। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोला जाता है इसको? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो दिस इज अ वेंडर कंपनी एंड दिस वन इज अ विच कंपनी? परचेसिंग कंपनी। तो इन तीनों केसेस में हम लोगों ने ये देखा कि कुछ एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर रही है, या तो दोनों कंबाइन होकर एक न्यू कंपनी स्टार्ट हो रही है, या तो एक कंपनी बंद होकर दूसरा कंपनी स्टार्ट हो रहा है। तो इन सिचुएशंस में एक कंपनी का मतलब वेंडर कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटी अनदर कंपनी टेक ओवर कर रही है, हाँ या ना? तो किसी यहाँ पे भी देखो, वेंडर कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर किया, ये सुनो। यहाँ पे भी ये दोनों वेंडर कंपनीज है, इन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया और उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? सी। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ए एंड कंपनी बी जो वेंडर कंपनी है, उन्होंने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी जो बी को दे दिए, तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे क्या? नहीं, राइट है। इसका मतलब जब बिजनेस सेल हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कुछ ना कुछ पे करेगी, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज अ पीसी, दैट इज परचेस कंसिडरेशन। क्लियर हो गया? पर पीसी इज अ, तो पीसी का अमाउंट हम लोग ये बोल सकते हैं, seller is ready to sell the assets, seller is ready to sell their business and purchaser is ready to purchase their business। समझा कि नहीं समझा? सेलर यहाँ पे तैयार है अपना बिजनेस सेल करने को, एंड परचेसर यहाँ पे रेडी है अपना बिजनेस, वो बिजनेस परचेस करने को एट दैट वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू में ये डील हो रहा है, दैट वैल्यू इज नोन एज अ परचेस कंसिडरेशन। समझ में आया पीसी क्या होता है? ये तीनों मेथड समझा, ठीक है। अमालगमेशन में अलग अलग जो मेथड्स होते हैं या तो टाइप्स बोलो कुछ भी, ये हम लोगों ने ये देखा इस तरह से अमालगमेशन हो सकता है, पर देखा जाए तो एक्चुअल अमालगमेशन के दो मेथड्स हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। ठीक है ना? अभी कितनी पार्टीज है यहाँ पे? दो पार्टीज है, एक वेंडर एक परचेसर, हाँ या ना? तो वेंडर का बुक का भी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, परचेसिंग बुक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, एंड ये जो मेथड है, राइट, अभी जो मैंने बताया अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, उसका इफेक्ट परचेसिंग कंपनी के एडजस्टमेंट में होता है, वेंडर में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेथड कोई भी होने दो, बराबर ना? मेथड मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं, अभी दो मेथड बताया ना मैंने, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, ये जो दो मेथड्स है, ये मेथड का इफेक्ट सिर्फ परचेसिंग कंपनी के जर्नल एंट्री करते वक्त होता है। समझा कि नहीं समझा? इसलिए वो मेथड आप फिलहाल भूल जाओ, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए मैंने बताया कि अमालगमेशन के दो अलग अलग टाइप्स है। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होता है और कब नहीं होता। देखो, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के कुछ 5 सिचुएशंस है, 5 कंडीशंस है, राइट। अगर ये पांचों के पांचों कंडीशंस फुलफिल हो गए तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अदरवाइज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। 5 कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन, all assets and liability of vendor company must be taken over by purchasing company। मतलब वेंडर कंपनी के, ट्रांसफरर कंपनी के सारे एसेट्स न्यू कंपनी अगर टेकन ओवर कर रही है, ये एक पहला सिचुएशन, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन इज व्हाट? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर एट देयर बुक वैल्यू। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी कौन सा कंडीशन में वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है? बुक वैल्यू में हो रहा है, बराबर है। नेक्स्ट इज व्हाट? एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डर होल्डिंग इक्विटी शेयर शुड बिकम द शेयर होल्डर इन द ट्रांसफरी कंपनी। इसका मतलब क्या है? ओल्ड कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है उसमें से एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर न्यू कंपनी में शेयर होल्डर होने चाहिए, बराबर है। ओल्ड कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है उसमें से एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर होने चाहिए। अगर ये सिचुएशन है, राइट, तो मर्जर हो सकता है। तो 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। उसमें से 3 सिचुएशन कौन सा बताया? ओल्ड कंपनी मीन्स वेंडर, अभी ओल्ड मीन्स वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रांसफरर कंपनी, OR ट्रांसफरर, एंड न्यू कंपनी इज नोन एज अ ट्रांसफरी कंपनी,
दैट इज अ परचेसिंग कंपनी. बट आप वेंडर एंड परचेसिंग कंपनी याद रखोगे ज्यादा इजी जाएगा. ठीक है. 3 कंडीशन क्या बताया. फर्स्ट इज व्हाट, वेंडर कंपनी के मतलब ओल्ड कंपनी के ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑल सारे के सारे एसेट्स एंड सारी लायबिलिटी न्यू कंपनी टेकन ओवर कर रही है. वो भी टेकन ओवर बुक वैल्यू में हो रहा है. एटलीस्ट वेंडर कंपनी के एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर न्यू कंपनी में भी शेयर होल्डर है. राइट है. एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, बोथ, इवन बोथ मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड अदर रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू द कंपनी. मतलब ओल्ड वेंडर कंपनी के सारे रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड नॉर्मल रिजर्व टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी. एंड ये लोग दोनों जो बिजनेस कर रहे हैं, वेंडर कंपनी एंड परचेसिंग कंपनी, उनका बिजनेस का जो प्रोडक्शन है, बिजनेस है, वो सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं. इफ दिस 5 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, देन दैट इज अ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. एंड एनी वन ऑफ दिस, इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ, देन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस. समझ में आ 5 कंडीशन क्या है. राइट. तो पांचों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. ये वाला नहीं बोल रही हूँ मैं, दो मेथड मैंने अलग अलग बोला. amalgamation in the nature of what, merger, and amalgamation in the nature of what, purchase. We are having the 5 conditions. 5 condition में क्या था, vendor company का all assets and liability taken over by new company, it is taken over at a book value. At least 90% shareholder of the vendor company should be the shareholder in the new company. Yes or no? Then next one is what? Yes, सेम टाइप का बिजनेस होना चाहिए. एंड all reserves, statutory reserve as well as normal reserve, both reserves are taken over by new company. If all this condition are satisfied, then amalgamation in the nature of merger. Otherwise, any one of this is not satisfied, then amalgamation in the nature of what, purchase. But this is affected in which company, purchasing company only. इसका वेंडर कंपनी से कोई लेना देना नहीं है. कोई भी मेथड होने दो, आपका वेंडर कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज. समझ में आया. ओके गुड. नेक्स्ट वन. अभी उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट है पीसी. मैंने बताया था अभी पीसी इज व्हाट, एक प्राइस, एक वैल्यू. राइट. पीसी मींस परचेस कंसिडरेशन. एट दैट वैल्यू परचेसर इज रेडी टू परचेस द बिजनेस एंड सेलर इज रेडी टू सेल द बिजनेस. दैट प्राइस इज नोन एज अ पीसी. मतलब कंपनी ए ने अपना बिजनेस 2 लाख में सेल किया. किसको, सी को. तो सी ने 2 लाख का कुछ ना कुछ ए को दे दिया. यस और नो. एंड ए ने वो ले लिया और अपना बिजनेस दे दिया. तो दैट वैल्यू इज नोन एज अ पीसी. नाउ वी आर हैविंग एक्चुअली पीसी का 4 मेथड्स, बट आपको एग्जाम में आता है ओनली 2. 4 मेथड में फर्स्ट मेथड इज द लंप सम मेथड. लंप सम मेथड मींस व्हाट, डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ पीसी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आपको पीसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही रहेगा. समझ में आ रहा है. तो जो पीसी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो नो कैलकुलेशन, दैट इज नोन एज अ लंप सम मेथड. तो बहुत ये रेयरली आता है. ठीक है. नेक्स्ट मेथड होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, जो भी हम नहीं आता. अभी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड इज व्हाट, क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. इंट्रिंसिक वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं ना, ऑल एसेट्स का टोटल माइनस लायबिलिटी सबका पेमेंट करके उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं. तो वो भी पेपर में नहीं आता, तो इसलिए मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर. बराबर है. तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड लंप सम मेथड पेपर में नहीं आएगा, उन दोनों को छोड़ दो. मेन आपको पेपर में आता है 2 मेथड, नेट एसेट्स मेथड एंड नेट पेमेंट मेथड. क्लियर हो रहा है. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेट एसेट्स मेथड एंड देन एक्सप्लेन करूंगी नेट पेमेंट मेथड. ठीक है. ओके. पीसी का मेथड कौन सा है ना, दैट वन इज आल्सो वी हैव टू सिलेक्ट, या तो वी हैव टू क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई. हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पीसी का कौन सा मेथड है. बराबर है. ठीक है. अब देखो पीसी कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है नेट एसेट्स मेथड, उसके लिए आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, 5 to 4 पॉइंट्स याद रखने. फर्स्ट वन, पीसी मींस आपको वैल्यू निकालना है जिस वैल्यू में बिजनेस को टेकन ओवर किया गया. तो नेट एसेट्स मेथड के अंदर क्या किया जाता है, मेक अ टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी विच इज टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी. बराबर है. मतलब वेंडर कंपनी के जो वो एसेट्स जो न्यू कंपनी ने टेकन ओवर किए हैं, उन एसेट्स का हम लोग करेंगे टोटल. समझा कि नहीं समझा. राइट है. उतने ही एसेट्स का टोटल जो वेंडर कंपनी का एसेट न्यू कंपनी टेकन ओवर किया, जो नॉट टेकन ओवर है वो पीसी में कंसीडर नहीं होता. पॉइंट नंबर 1 समझ में आया. इट इज कंसीडर एट अ मार्केट वैल्यू इफ इट इज गिवन. इफ इट इज नॉट गिवन देन कंसीडर द बुक वैल्यू. मतलब किसी भी एसेट्स का रिवाइज वैल्यू, मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया है तो कंसीडर दैट वन. एंड इफ द मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन देन वी हैव टू कंसीडर द विच वैल्यू, बुक वैल्यू. ये पॉइंट भी समझ में आया. यस और नो. समझा अच्छी तरह से. गुड. ठीक है. उसका हमारा नेक्स्ट होता है मेक अ टोटल ऑफ ऑल एसेट्स. हो गया. एसेट्स का टोटल करो. कौन से एसेट, वेंडर कंपनी के जो एसेट्स न्यू कंपनी ने टेकन ओवर किए, बस इतना टोटल करो. अगेन मेक अ टोटल एट अ मार्केट वैल्यू इफ इट इज गिवन, नॉट गिवन, कंसीडर द बुक वैल्यू. हो गया एसेट्स का टोटल. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, मेक अ टोटल ऑफ ऑल दैट लायबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी विच इज टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी. सेम. Again, if market value is given, then consider the book value, market value.
इफ इट इज नॉट गिवन देन कंसिडर द विच वैल्यू, बुक वैल्यू। समझा? देन एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज को करो माइनस एंड देन यू गॉट द पीसी बाय नेट एसेट्स मेथड। समझ में आया? ओके, क्वेश्चन में कोई भी मेथड नहीं दिया है तो ये मेथड होता है नेट एसेट्स मेथड। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड होता है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में होता क्या है ना, ध्यान देना, न्यू कंपनी क्लियरली सेज दैट कि न्यू कंपनी अपने कंपनी के कुछ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या तो कैश वेंडर कंपनी को दे रही है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में, राइट? देखो ये वेंडर कंपनी है, वेंडर कंपनी में दो शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है? अब ये जो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स है, ये वेंडर कंपनी के इक्विटी शेयर को न्यू कंपनी ने अपने कंपनी का जो जो दिया वो सब कैलकुलेट किया जाएगा। बट जब न्यू कंपनी अपने कंपनी का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड कैश दे रही है, दैट इज ओनली पार्ट ऑफ द पीसी। अगर न्यू कंपनी ने अपने कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी। रिमेंबर दिस वन। क्लियर हो गया? तो हम लोग ये देखेंगे ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को न्यू कंपनी क्या दे रही है, ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को न्यू कंपनी ने क्या दिया, इसका कैलकुलेशन करके टोटल किया जाएगा एंड दैट इज अ पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड। समझ में आया? बट प्लीज रिमेंबर दिस, डिबेंचर, इफ न्यू कंपनी इशू द डिबेंचर टू द वेंडर कंपनी ना, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी। उसका एंट्री पास करेंगे बट उसको पीसी के टोटल में कंसिडर नहीं करेंगे। समझा? कौन सा मेथड में? नेट पेमेंट मेथड। समझ में आया? यस और नो? कुछ डाउट है? यस, नॉर्मली नेट पेमेंट मेथड आता है। तो जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को रीड करते पहले आप ऑब्जर्व करो नेट पेमेंट मेथड है क्या। अगर वो है तो उससे पीसी निकलेगा, बट अगर नेट पेमेंट मेथड नहीं है तो कंपलसरी कौन सा मेथड रहेगा? नेट एसेट्स, दैट इज एसेट्स माइनस व्हाट, लायबिलिटीज। देन समझा अच्छी तरह से? गुड। तो ये पीसी था एंड पीसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज रिमेंबर दिस। मैंने जो नोट्स आपको देके रखा है ना, उस नोट्स के अंदर इसके ये भी है, क्वेश्चंस भी, उसको अच्छी तरह से देख लेना कि क्वेश्चन को आपको एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दोनों मेथड का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा मेथड्स रहेंगे। अभी मैंने बताया इन अमालगमेशन वी आर हैविंग अ टू पार्टीज, यस और नो? पहली वाली कौन सी पार्टी है बोलो? एंड सेकेंड वन इज अ परचेसिंग कंपनी। तो जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे अमालगमेशन में, तो आपको ऑब्वियसली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेंडर का अलग होगा, परचेसिंग कंपनी का क्या होगा? अलग होगा। वेंडर में वो लोग क्या पूछ सकते हैं? वेंडर में लेजर भी आ सकता है, जर्नल एंट्री भी आ सकता है, एनीथिंग दे कैन आस्क। प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री फॉर द वेंडर कंपनी और प्रिपेयर अ लेजर फॉर द वेंडर कंपनी। बट इन अ परचेसिंग कंपनी दे कैन आस्क ओनली व्हाट, जर्नल एंट्री। इसके अंदर लेजर नहीं आता। एंड परचेसिंग कंपनी का बनता है बैलेंस शीट। वेंडर कंपनी का बैलेंस शीट हो सकता है क्या? क्यों नहीं होता? बंद हो रही है कंपनी तो बैलेंस शीट कैसे हो सकता है? क्लियर हो गया? इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आता, पहले ये समझ लो। होता क्या है ना, सम करते जाते हैं हम लोग, या तो जैसे जैसे अमालगमेशन सीखते जाते हैं, अमालगमेशन स्टार्टिंग में बहुत इजी लगता है, बराबर है। जैसे हम लोग एक 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 सीखते जाएंगे ना, तो पता चलता है कितना सब कुछ है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी इसमें आपको करना क्या क्या है। इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमालगमेशन वी आर हैविंग टू पार्टीज, वी आर द वेंडर कंपनी और मे बी द परचेसिंग कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू द और इन द पॉइंट ऑफ व्यू द वेंडर कंपनीज, वो लोग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जर्नल एंट्री पास करो या तो व्हाट। हाँ, अब समझ लो ये केस है अमालगमेशन का। कितनी वेंडर कंपनीज है? दो। तो वेंडर कंपनी अगर लेजर पूछा तो वी हैव टू प्रिपेयर लेजर फॉर ए कंपनी एज वेल एज बी कंपनी, इसलिए अमालगमेशन का सम थोड़ा लेती है। समझ में आ? क्लियर हो रहा है? एंड अगर जर्नल एंट्री पूछा तो दोनों का जर्नल एंट्री करना होगा, यस और नो? तो इसमें जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं या तो लेजर भी पूछ सकते हैं। बट परचेसिंग कंपनी के लिए अगर बोल रहे हैं तो जर्नल एंट्री ही आ सकता है, इसका लेजर प्रिपेयर नहीं हो सकता, जस्ट जर्नल एंट्रीज। क्लियर हो रहा है? एंड विद द हेल्प ऑफ दिस जर्नल एंट्रीज एंड समटाइम मतलब सम अदर बैलेंस शीट वी हैव गोइंग टू प्रिपेयर द व्हाट, न्यू कंपनी का बैलेंस शीट। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, थोड़ा और डिटेल्स में बता देती हूँ। अगर हम लोग डिटेल्स में देखें कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द जर्नल अमालगमेशन में क्या क्या हो सकता है, तो वी आर हैविंग टू पार्टीज, एक वेंडर कंपनी, दूसरा व्हाट, परचेसिंग कंपनी। इन अ वेंडर कंपनी दे कैन आस्क जर्नल एंट्री। तो जितनी भी वेंडर कंपनीज है, ईच एंड एवरीवन वी हैव टू प्रिपेयर द व्हाट, जर्नल एंट्रीज। ये पॉइंट समझ में आया? एंड व्हेन दे से दैट प्रिपेयर अ लेजर, बराबर ना, तो लेजर है तो सिलेक्टेड लेजर्स है वो हम लोगों को प्रिपेयर करने होंगे, क्या क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट ईच एंड एवरी वेंडर कंपनी के लिए आपको ये दोनों प्रिपेयर करना होगा। ये क्लियर है? ठीक है, ओके। फिर आता है परचेसिंग कंपनी।
इन अ परचेसिंग कंपनी दे कैन आस्क फॉर द जर्नल एंट्रीज और दे कैन आस्क फॉर द बैलेंस शीट और समटाइम बोथ, दोनों भी पूछा रहेगा। अगर उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछा रहेगा तो हम लोग डिटेल्स में जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी उसका मेथड है अकॉर्डिंग टू दैट। बट व्हेन दे प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ना, तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगा ध्यान देना। अगर हमारा केस अमालगमेशन का है, मतलब क्या, कंपनी ए इज देयर, कंपनी बी इज देयर, दोनों का मर्जर होकर क्या बन रहा है, सी। तो अगर ऐसे सिचुएशन में व्हेन यू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, तो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, जर्नल एंट्री ऑफ कंपनी सी, क्या बताया मैंने, बैलेंस शीट बनानी है समझ लो हम लोगों को। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज ऑफ कंपनी सी, दैट इज परचेसिंग कंपनी का जर्नल एंट्री, हाँ या ना। बस इतना लेके हम लोग इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। समझ में आया जो मैंने बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। ये फाइनल है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या बताया मैंने, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट अंडर द सिचुएशन ऑफ अमालगमेशन, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को चाहिए जर्नल एंट्रीज ऑफ विच कंपनी, परचेसिंग कंपनी। तो ये जो परचेसिंग कंपनी का जर्नल एंट्रीज है, उसी को लेके हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। विच कंपनी का, कौन सी कंपनी का, यस न्यू कंपनी का, दैट इज परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट बन सकता है, राइट है, समझा। ओके, अगर केस है एब्जॉर्प्शन का, मतलब क्या, ए टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ बी कंपनी, तो बी कंपनी से वेंडर कंपनी, ए कंपनी से विच कंपनी, परचेसिंग कंपनी, एंड वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ विच कंपनी, ऑब्वियसली परचेसिंग कंपनी। तो इस न्यू कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनेगा, जर्नल एंट्रीज ऑफ परचेसिंग कंपनी प्लस ऑलरेडी गिवन बैलेंस शीट ऑफ परचेसिंग कंपनी, दिया रहेगा ना क्वेश्चन में परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट का अमाउंट प्लस जर्नल एंट्री के अमाउंट, जैसे आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट बनाते हो, ऑलरेडी के बैलेंस शीट के अमाउंट एंड जर्नल एंट्री का प्लस माइनस, सेम उस तरह से ये बनेगा एब्जॉर्प्शन। सेकंड सिचुएशन समझ में आया, राइट। एंड थर्ड वाला सिचुएशन क्या है बोलो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी ए इज क्लोज डाउन देयर बिजनेस एंड इंस्टेड ऑफ दैट कंपनी इज going to be continued. So this company is a vendor company and this company is a which company, purchasing company, हाँ या ना, समझा। ओके, अब ध्यान देना, when we have to prepare journal entries of which company, purchasing company, जब हम लोग journal entry बनाएंगे purchasing company का, तो इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे, देखो जर्नल एंट्रीज, सॉरी बैलेंस शीट बनाएंगे परचेसिंग कंपनी का, तो उसके लिए चाहिए जर्नल एंट्रीज ऑफ विच कंपनी, परचेसिंग कंपनी ओनली, बस। क्योंकि बैलेंस शीट होगा क्या वेंडर कंपनी का, नो, वेंडर कंपनी का बैलेंस शीट क्लोज हो गया, तो बैलेंस शीट, ये तो न्यू कंपनी बन रहा है अब भी, ये कंपनी ऑलरेडी का एग्जिस्ट है क्या, नहीं, ये अब भी बना है, तो इसका ओरिजिनल बैलेंस शीट नहीं रहेगा, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स है जो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए काम आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझ में आया। ओके, अभी हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ओनली वेंडर कंपनी, राइट है, सिर्फ हम लोग इसका देखेंगे ये दोनों, ठीक है। Now we are starting with the accounting treatment of the vendor companies. In a vendor company, sum को solve करने के लिए हमारे पास कुछ steps है. First step is what? Calculate the PC by net assets method या तो net present method. हो गया. Next step, if they say that prepare a ledger in the vendor companies, we have to prepare the ledger. These are the ledger account we have to draw. कौन कौन से ledger है? First one is a realization. Realization account हम लोग क्यों prepare करेंगे? क्योंकि business को close करना means assets and liabilities को sold करना. Assets are sold and liabilities are paid. This is known as a realized. इसी को हम लोग realized बोलते हैं. तो realization means assets and liabilities are converted into the cash. That is known as a what? Realization. उसके लिए हम लोगों ने बनाया realization account. Then old company के equity holder उनको हम लोग कुछ देंगे. ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है, उनको न्यू कंपनी से कुछ मिलेगा. वी आर द ओल्ड कंपनीज, तो इनके लिए वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट. क्लियर है. देन न्यू कंपनी अकाउंट, दैट इज अ परचेसिंग कंपनी अकाउंट. नाउ वेंडर कंपनी को परचेसिंग कंपनी से इक्विटी शेयर भी मिल सकता है या तो प्रेफरेंस शेयर भी मिल सकते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी एंड प्रेफरेंस शेयर इन व्हाट, न्यू कंपनी अकाउंट. यस और नो. एंड आफ्टर दैट व्हाट, प्रेफरेंस शेयर हो गया एंड लास्ट वन इज व्हिच अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट. These are the ledgers we have to draw. Second step is over. Third step, go to the balance sheet asset side of the vendor company. Which company? Vendor company. Vendor company के balance sheet में जाएंगे. Normally ये balance sheet का format है. In a balance sheet liability side, equity, preference shares, then reserves and surplus, all type of loan like a debenture and loan, current liabilities and provision. These are your liability side items. And come to the asset side, fixed assets होते हैं, investments है, as well as current assets. उसी को उसमें लोन एंड एडवांसेस, कैश एंड बैंक को अलग से लिखा क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग है. एंड लास्ट वन इज लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स. ठीक है. तो थर्ड स्टेप इज, मतलब पहले आपने पीसी निकाला,
इसके बाद आपने क्या किया, लेजर ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओ, और एसेट साइड को हम लोग तीन कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन, एसेट्स व्हिच नीड नॉट बी रियलाइज, जिन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में, उसको बोला जाता है एसेट्स व्हिच नीड नॉट बी रियलाइज। सेकेंड कैटेगरी इज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज, आप उसको रियलाइज मतलब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, that is known as a cannot be realized. And last one is the assets are to be realized, आपको इसको सेल करना ही है, तो वो सब कौन से कैटेगरी में आएंगे, are to be realized। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, assets which need not be realized, मतलब आप इसको रियलाइज नहीं कर सकते, उसके अंदर आता है ओनली व्हाट, कैश। हाँ या ना, कौन सा पॉइंट आता है हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट है जो कैश आता है। इसमें दो स्टेप है, फर्स्ट वन इज व्हाट, कैश इज टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, एंड दूसरा स्टेप है नॉट टेकन ओवर, yes or no, by purchasing company। समझा कि नहीं समझा, एसेट्स कुछ है जिनको परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर किया, और कुछ एसेट्स ऐसे है कि जिनको परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं किया, ठीक है ना। अब देखो, अगर समझो वेंडर कंपनी का कैश न्यू कंपनी टेकन ओवर कर रही है, तो इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश या तो बैंक। इफेक्ट क्लियर हो गया, इफ इट इज टेकन ओवर, and if it is not taken over then cash is transferred to cash account के डेबिट साइड में to balance brought down, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्लियर है, तो कैश का इफेक्ट समझा। कैश का इफेक्ट क्या बताया मैंने, अगर कैश को मतलब वेंडर कंपनी के कैश को न्यू कंपनी ने टेकन ओवर किया तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, नहीं किया तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड, खत्म, समझा। नेक्स्ट एसेट्स आते हैं, एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज, क्या बताया मैंने, कैन नॉट बी रियलाइज, उसमें आते हैं सारे के सारे लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है ना। अभी लॉसेस का मतलब क्लियर है, बिजनेस के लॉसेस है। मुझे बताओ बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो किसको मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है, बराबर ना। वैसे ही बिजनेस में लॉसेस हुए तो कौन बेयर करता है, शेयर होल्डर। मतलब अगर बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो वो ओनर को मिलता है, सेम उसी तरह से अगर हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो किसको बेयर करने होंगे, शेयर होल्डर को बेयर करने होंगे। वो भी कौन से शेयर होल्डर को, इक्विटी की प्रेफरेंस, यस इक्विटी, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे जितने भी लॉसेस है, ये देखो ये वाले लॉसेस, ये पॉइंट नंबर 2 समझ लो, हाँ ना, ये सारे के सारे लॉसेस हम लोग ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड, बोला था ना। ऑल एसेट्स हैविंग अ व्हिच बैलेंस, तो ये जहां पे भी जाएगा कौन से साइड जाएगा, डेबिट साइड, किसी भी अकाउंट में जाएगा। लॉस हो रहा है बिजनेस में, ये कौन बेयर करेगा, ओनर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, इसलिए इसको लिखेंगे 2 पीएनएल हो सकता है, 2 शेयर इशू एक्सपेंसेस भी हो सकता है, 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है, जितने एक्सपेंसेस है सब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड, खत्म। ओके, नाउ रिमेनिंग एसेट्स आर टू बी रियलाइज्ड, जिनको मार्केट में सोल्ड करना है, कैश में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए स्पेशल अकाउंट है, दैट इज व्हिच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो रिमेनिंग सारे के सारे एसेट्स है वो कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑल एसेट्स दैट इज सेंड्री एसेट्स, समझा। इवन फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, कैश है, कैश नहीं, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, सारे एसेट्स यहाँ जाएंगे। एसेट साइड इज ओवर, गुडविल रहेगा तब भी यहीं पे जाएगा, रिमेंबर दिस, समझ में आया। एसेट साइड खत्म हुआ, हम लोगों ने एसेट साइड में कुछ भी नहीं छोड़ा, इसमें आता है फिक्स एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में आएगा, उसमें कंसिडर होता है, मतलब आर टू बी रियलाइज में आता है, समझ में आया। तो फर्स्ट कैटेगरी नीड नॉट बी रियलाइज में सिर्फ कैश है, कैन नॉट बी रियलाइज में लॉसेस है, और बाकी सब नॉर्मल थर्ड कैटेगरी में आते हैं। एनी डाउट इन दिस, समझा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट देखते हैं, अगर समझ लो कैश है और वो टेकन ओवर किया न्यू कंपनी ने, तो इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, हाँ या ना। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, कैश इज टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, यस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, तो साइड बाय साइड जर्नल एंट्री हो गया। ओके, अगर कैश इज नॉट टेकन ओवर तो कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, बट बैलेंस ब्रॉट डाउन का एंट्री पास नहीं होता तो इसका एंट्री नहीं आएगा, जहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसका जर्नल एंट्री पास नहीं होगा, समझा कि नहीं समझा, yes or no। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट क्या है बताओ, एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड, कर नहीं सकते आप, वो कहाँ ट्रांसफर किया आपने, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में। एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, सब कुछ जर्नल एंट्री क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नाउ एसेट अदर एसेट्स आर ट्रांसफर टू वेयर, रियलाइजेशन अकाउंट टू डेबिट साइड में, तो एंट्री क्या होगा,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल अदर एसेट, जितने पूरा का पूरा लिस्ट लिखेंगे, हो गया जर्नल एंट्री, एनी डाउट इन दिस? ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, गो टू द विच साइड, लाइबिलिटी साइड। स्टेप आपको यहीं पे याद होने चाहिए, बराबर ना? गो टू द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड को भी तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे, एकदम सिंपल में, एक कैपिटल, हाँ या ना, एक कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, समझ लो, ठीक है? तो अभी इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। पहला क्या होता है, कैपिटल है। कैपिटल में कौन कौन सा कैपिटल है बोलो? इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, यस और नो? सिंपल है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, यस और नो? कौन से साइड में? क्रेडिट, बिकॉज ऑल लायबिलिटीज हैविंग अ व्हिच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉट बाय बैलेंस, हाँ, बिकॉज ये इक्विटी शेयर कैपिटल है और ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है, तो उसमें हमने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा। सेम प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, इट इज ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट साइड बाय प्रेफरेंस शेयर व्हाट, कैपिटल। समझ में आया? ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस द प्रॉफिट्स ऑफ योर बिजनेस। कहाँ जाता है प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस? किसको मिलता है प्रॉफिट्स? बिजनेस का प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। हु इज ओनर इन दिस कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स, जितने रिजर्व दिख रहे हैं सबके सब, राइट है? नेक्स्ट, रिजर्व्स के बाद क्या? डिबेंचर, लोन, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ये सब एक कैटेगरीज में आता है, ठीक है ना? मतलब तीन कैटेगरीज कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट वन इज अ व्हाट, कैपिटल, सेकंड इज अ व्हाट, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड द अदर लायबिलिटी, बाकी की सब कुछ। ओके, ऑल दीज लायबिलिटीज हैव टू बी पेड, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, डिबेंचर है, लोन है, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इनको सबको पेड करना है, मतलब रियलाइज करना है, तो ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अदर लायबिलिटी सारी, डिबेंचर, लोन, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, सब कुछ, ऑल लाइफ, हाँ राइट, वो तीनों छोड़ के सब कुछ। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो गया जो मैंने बताया? तो देखो हम लोगों ने बैलेंस शीट का ऑल पॉइंट्स कवर किया, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, अच्छी तरह से क्लियर है? एक बार स्टेप को रिकॉल कर लेते हैं, स्टेप जितना परफेक्ट होगा। सबसे पहला, इन द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनीज if they say that prepare a ledger, so first of all you have to prepare a pc. First step is to prepare a pc by we are having a two method, net assets method and which method, net payment method, सही है ना? net assets method में हम लोग क्या करते हैं, assets minus liabilities। assets कौन सा asset? वेंडर कंपनी के assets जो न्यू कंपनी ने टेकन ओवर किए, ऑल assets का टोटल, वो भी एट मार्केट वैल्यू, इफ इट इज गिवन, नॉट गिवन व्हाट, वैल्यू, खत्म। assets का टोटल, assets में से क्या माइनस करेंगे? liabilities माइनस करेंगे, yes और no? liabilities में क्या क्या माइनस होगा? inner liabilities, all the liabilities of the vendor company which is taken over by new company, जो not taken over है वो पीसी का पार्ट नहीं होता, तो ये पीसी में नहीं आएगा if it assets and liabilities not taken over। liabilities का भी कंसिडर करना चाहिए which value, market value, and if it is not given which value, book value। ये भी हो गया, समझा अच्छी तरह से? गुड। After that you got the PC. If it is net assets method, in a net payment method they directly say that new company अपनी कंपनी के कितने shares and shares या तो cash, equity share, preference share, cash ओल्ड कंपनी को दे रही है, उसका कैलकुलेशन करेंगे, देन यू गॉट द पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड। तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर, वी हैव टू फाइंड आउट द पीसी। सेकंड स्टेप, ड्रॉ द लेजर। लेजर क्लियर हो गया? 7 कौन से लेजर ड्रॉ करने? पहले 3 ओल्ड कंपनी एक्सटेंडेड है, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देन न्यू कंपनी, equity share in new company and preference share in new company, and last में वो cash and bank. These are the ledger we have to prepare in the books of vendor company only. Remember this. ठीक है? Now step. Next step is what? Second step हो गया. Third step is what? Go to the asset side. Asset side में पहला आता है cash. Assets which did not be realized. Cash अगर taken over है तो realization account के debit side. If it is not taken over तो cash account के debit side. खत्म? Losses. Losses है मतलब losses हो रहा है. कौन bear करेगा? Owner. Equity shareholder account के debit side. समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद क्या क्या आता है बोलो? यस, एसेट्स आर सोल्ड, बाकी के सारे एसेट्स सोल्ड का, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में योर एसेट साइड इज ओवर। फोर्थ स्टेप, गो टू द विच साइड? लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड में क्या किया जाएगा बोलो? लायबिलिटी साइड में 3 कैटेगरीज कर दिया, कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज व्हाट? कैपिटल। कैपिटल ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट विच साइड? क्रेडिट साइड। समझ में आया? देन आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स मींस प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस, इट इज ट्रांसफर टू द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिजर्व्स। डन? ठीक है? नेक्स्ट वन, ऑल अदर लायबिलिटीज। ऑल अदर लायबिलिटीज हाउ टू बी पेड? पेड मींस व्हाट? रियलाइज।
तो रियलाइज करेंगे तो क्या फिर एंट्री होगा, कैश जाएगा, हाँ या ना, राइट है, बराबर है। तो कैश अगर हम लोग पेड करेंगे तो क्या होने वाला है बोलो, पेड करने का, सॉरी, लाइबिलिटीज को रियलाइज करना है तो कहाँ ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के विच साइड में, क्रेडिट साइड। समझ में आया, कुछ डाउट है? क्रेडिट वाला एंट्री कैसे होगा, राइट, ये लाइबिलिटीज है, इसका एंट्री इस तरह से होगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रियलाइजेशन। ये रिजर्व है, रिजर्व का एंट्री कैसे होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, हाँ या ना, सही है। इसका एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डन, समझा कि नहीं समझा, इजी है, गुड। नाउ वी कैन से दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ओवर, हाँ या ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, क्या आता है देखो, सेल ऑफ एसेट्स। क्या बताया मैंने, सेल ऑफ एसेट्स। अब सबसे पहले सेल ऑफ एसेट्स क्या करिए, वेंडर कंपनी अपने एसेट्स किसको दे रही है, परचेसिंग कंपनी को। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, सेल ऑफ एसेट्स टू द परचेसिंग कंपनी, सेल ऑफ एसेट्स इन द ओपन मार्केट एंड सेल ऑफ एसेट्स टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। तीनों का मीनिंग समझाऊंगी। सेल ऑफ एसेट्स टू द परचेसिंग कंपनी मींस वेंडर कंपनी ने अपने एसेट्स परचेसिंग कंपनी को सेल कर दिए, ये पहला स्टेप, कॉमनली यही होता है। some assets of the vendor company which is not taken over by purchasing company, yes or no। कुछ assets है वेंडर कंपनी के जिसको परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं किया, वो assets वेंडर कंपनी खुद मार्केट में सेल करती है, दैट इज सेल ऑफ एसेट्स इन द ओपन मार्केट। क्लियर हो गया। एंड सेल ऑफ एसेट्स टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, मतलब वेंडर कंपनी के कुछ एसेट्स है वो न्यू कंपनी ने टेकन ओवर नहीं किए, तो ये एसेट्स वेंडर कंपनी ने अपने लाइबिलिटीज को दे दिया, ये ले लो, जैसे कि क्रेडिटर को दे दिया, डिबेंचर का लोन है उसके लिए दे दिया, इसको बोलते हैं सेल ऑफ एसेट्स टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, ये लेके जाओ, ट्रांजैक्शन खत्म। समझ में आया, पहला स्टेप इज व्हाट, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफ एसेट्स टू द परचेसिंग कंपनी। क्या बताया मैंने, ध्यान देना है यहाँ पे। इसका जब आप पोस्टिंग करेंगे ना, तब कंपलसरी आप पहले इसका जर्नल एंट्री लिखेंगे, देन उसको देख के पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, बोलो, सेल ऑफ एसेट्स टू हुम, यस, परचेसिंग कंपनी। ध्यान देना, यहाँ पे वेंडर कंपनी है और यहाँ पे बी है परचेसिंग कंपनी। ए कंपनी ने अपने एसेट्स दे दिए, तो उसके बदले में बी कंपनी आपको क्या दे रही है, किसी के लिए कुछ ना कुछ दे रही है, हाँ या ना। तो यहाँ पे जो एंट्री आता है ना, वो किसका एंट्री आता है, पीसी ड्यू। किसका एंट्री आएगा, पहला पीसी। तो इस स्टेप में हम लोग एक्चुअली परचेस कंसिडरेशन का एंट्री करेंगे, जिस प्राइस में हम लोगों ने बिजनेस को सेल किया था। तो वी आर द वेंडर कंपनी, हम लोग हमारा बिजनेस बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसमें एक वैल्यू डिसाइडेड है, उसको क्या बोला जाता है, पीसी। तो पहले पीसी ड्यू का एंट्री आएगा। पीसी ड्यू का मतलब क्या होता है, जस्ट पीसी डिक्लेयर हुआ, जहां पे हम लोग हमारे सारे एसेट्स दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं बोलो, तो परचेसिंग कंपनी कौन है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री विल बी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, समझा। टू, आपने उनको क्या दिया, एसेट्स भी दिया, लाइबिलिटी भी दिया, एसेट्स एंड लाइबिलिटी बोथ इज टेकन ओवर ना, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट आता है यहाँ पे, सारे एसेट्स कौन सा अकाउंट में, रियलाइजेशन में, तो उसको लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस एंट्री कंपल्सरी शुड बी देयर, ये एंट्री कंपल्सरी होने वाला ही है, ये स्टेप स्किप नहीं हो सकता, रिमेंबर दिस, समझा जो मैंने बताया। तो इस स्टेप में क्या होता है, पीसी ड्यू का एंट्री आता है। पहले पीसी ड्यू मतलब पीसी डिक्लेयर किया, जहां पे हम लोगों ने एसेट्स जस्ट सेल किए, तो वेंडर कंपनी के जितने भी एसेट्स है वो टेकन ओवर करिए परचेसिंग कंपनी, दैट्स व्हाई परचेसिंग कंपनी इज अ रिसीवर। तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, ओके। अब हम लोग देखेंगे सेकंड वाला, इसको बोलते हैं पीसी डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसी डिस्चार्ज। एक समझो 5 लाख का अमाउंट डिसाइड हो गया, कंपनी ए ने कंपनी बी को अपने सारे एसेट सोल्ड किए, हाँ या ना। कंपनी बी ने डिसाइड किया हम लोगों को कितना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा पीसी, बट जो 5 लाख, वी आर द वेंडर कंपनी, नाउ वी आर द वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी को न्यू कंपनी से कुछ ना कुछ मिलने वाला है 5 लाख के वैल्यू के लिए, बट जो जो मिलेगा वो कौन से फॉर्म में दिया, उसको बोलते हैं पीसी डिस्चार्ज। मतलब न्यू कंपनी 5 लाख के लिए इस ओल्ड कंपनी को क्या क्या दे रही है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर की कैश क्या दे रही है, उसको क्या बोला जाता है, पीसी डिस्चार्ज बोला जाता है। समझ में आया, ओके। तो जो भी वी आर द वेंडर फॉर्म, न्यू कंपनी से हम लोगों को मिल रहा है, समझो न्यू कंपनी ने अपने कंपनी का इक्विटी शेयर दे दिया, समझो न्यू कंपनी ने अपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर दे दिया और थोड़ा कैश भी दे दिया, तो ऑल दीज 3 थिंग्स आर कम्स इन योर बिजनेस, हाँ या ना। कम्स इन है तो कहाँ आना चाहिए, डेबिट। तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर
in new company, preference shares in what, न्यू कंपनी, हाँ या ना, और क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, कैश अल्सो, फिर सिर्फ कैश लिखा तो इनफ है, कौन दे रहा है ये, विच कंपनी, देखो यहाँ पे हम लोग वेंडर कंपनी है, वेंडर ने अपने एसेट्स दे दिया, ये कौन सी कंपनी है, परचेसिंग कंपनी, जो एसेट्स दिया उसका वैल्यू कितना था, 5 लाख था, तो 5 लाख के लिए कंपनी बी ने, मतलब परचेसिंग कंपनी ने आपको ये सब कुछ दे दिया, तो हु इज अ गिवर, नहीं, अब वापस गड़बड़ कर रहे हैं, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान देना, वापस एक्सप्लेन करती हूँ, वेंडर कंपनी as well as which company, purchasing company, vendor company sell the assets and liability to the purchasing company, हाँ या ना, at a value of rupees 5 lakh, if assets and liabilities are sold, in that situation purchasing company gives to the vendor company equity share in purchasing company, preference share in purchasing company as well as cash, purchasing company ने vendor को दिया, तो who is a giver, yes, समझा, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट, समझा कि नहीं समझा, दो एंट्री, मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान देना, प्योरली ये पीसी का एंट्री है, सेल ऑफ एसेट्स टू द परचेसिंग कंपनी मींस वेंडर कंपनी सेल देयर एसेट्स एज वेल एज सम लायबिलिटीज टू द परचेसिंग कंपनी, लायबिलिटी को थोड़ा साइड में रखते हैं, एसेट्स माइंड में रखते हैं, ठीक है, वेंडर कंपनी ने एसेट दे दिए, फ्री में देंगे क्या, वेंडर कंपनी आपको सामने से पूछने लगी, वी आर द वेंडर कंपनी, हम लोगों ने हमारा एसेट्स अपोजिट कंपनी को दे दिया, यस और नो, अभी एसेट्स दे दिया तो उसके बदले में हम लोगों को वेंडर कंपनी से कुछ ना कुछ मिलेगा, हाँ या ना, पहले हम लोगों ने एसेट्स दिया, तो परचेसिंग कंपनी इज अ रिसीवर, राइट, तो एंट्री विल बी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट, डन, पहला एंट्री समझ में आया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, पीसी डिस्चार्ज, यस और नो, पीसी डिस्चार्ज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हम लोग पीसी को सेटल कर रहे हैं, राइट, पीसी को सेटल कर रहे हैं मतलब क्या करेंगे बोलो, हम लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, हाँ ना, पीसी को सेटल हो रहा है मतलब पीसी है वो वेंडर परचेसिंग कंपनी ने दे दिया, तो हम लोगों को जो जो मिला वो कम्स इन है, वी आर द वेंडर फॉर्म, वेंडर कम फॉर्म को मिल रहा है किससे, परचेसिंग कंपनी से, तो एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, कैश, दीज ऑल थिंग्स आर कम्स इन अ वेंडर कंपनी, ये सब आ रहा है, कम इन है, कम्स इन कहाँ पे आता है, डेबिट, देने वाला कौन है, अपोजिट पार्टी, दैट इज अ परचेसिंग कंपनी, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये दो एंट्री कंपलसरी पास करके इसका पोस्टिंग करना है, पोस्टिंग कैसे करोगे, परचेसिंग कंपनी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, तो परचेसिंग कंपनी मतलब न्यू कंपनी में क्या लिखा जाएगा, टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाय परचेसिंग कंपनी, डन, समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट, पीसी डिस्चार्ज, यस और नो, पीसी डिस्चार्ज में क्या होगा, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी एज वेल एज व्हाट, कैश, और अपोजिट में क्या है, टू परचेसिंग कंपनी, तो इन सबके डेबिट में क्या लिखेंगे बोलो, टू परचेसिंग कंपनी, तो इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, यहाँ टू परचेसिंग कंपनी, यहाँ पे भी टू परचेसिंग कंपनी, यस और नो, समझा ना, और कैश में भी क्या लिखा जाएगा, टू परचेसिंग कंपनी, और परचेसिंग कंपनी क्रेडिट है ना, तो परचेसिंग कंपनी के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी मतलब परचेसिंग कंपनी, यस और नो, देन प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी, यस और नो, और व्हाट, बाय कैश, खत्म, पीसी का एंट्री, समझ में आया, तो पीसी में क्या करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री याद करें रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोस्टिंग करेंगे, डन, अच्छी तरह से क्लियर हो गया, फिर सम एसेट्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, कुछ एसेट्स है वेंडर कंपनी के जो न्यू कंपनी टेकन ओवर नहीं कर रहा है उनको हम लोग ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं, एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो व्हाट कम्स इन, कैश, एंड एसेट्स सोल्ड करो, सारे एसेट्स कौन से अकाउंट में है, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में वी हैव टू राइट डाउन व्हाट, बाय कैश अकाउंट, समझ में आया, राइट है, यहाँ तक क्लियर है, एंड सेल ऑफ एसेट्स टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब वेंडर कंपनी ने अपने कंपनी के कुछ एसेट्स अगर लाइबिलिटी को दे दिए, क्रेडिटर को दे दिए, उसका एंट्री पास नहीं होगा, नो एंट्री, इग्नोर द एंट्री, क्लियर हो रहा है, ओके, अब एसेट साइड में कवर हो गया पूरा का पूरा, अब हम लोग जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, क्या बताया मैंने, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी में दो कैटेगरीज आती है, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी विच इज नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, मतलब वेंडर कंपनी का कुछ लायबिलिटी है वो परचेसिंग कंपनी टेकन ओवर नहीं कर रही है, तो अगर वो नहीं कर रही है तो हम लोग उसको खुद सेटल करेंगे, लायबिलिटी को सेटल करेंगे मतलब लायबिलिटी को पेड करेंगे,
यस और नो, पेड करेंगे तो कैश इज व्हाट गोज आउट, और अपोजिट में कौन सा क्या आएगा, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या, डेबिट साइड में लिखेंगे कैश एंड बैंक, एंड कैश एंड बैंक में क्या लिखेंगे बोलो, आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। एंड लास्ट वन, सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर। अभी प्रेफरेंशियल होल्डर होता क्या है पता है आपको, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आप प्रेफरेंस होल्डर को क्या क्या दे रहे हो, इंपॉर्टेंट है, इसको रफ करो, ध्यान देना। सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर मतलब क्या होगा, ओके अब सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर के अंदर हम लोगों को ये देखना है कि प्रेफरेंशियल होल्डर को न्यू कंपनी ने क्या क्या दिया। तो जो जो न्यू कंपनी प्रेफरेंस होल्डर को दे रही है उसमें प्रेफरेंस होल्डर कौन बन गया, रिसीवर, यस और नो। तो एंट्री क्या बनेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, राइट है। उनको जो जो दिया वो सब कुछ कहा जाएगा क्रेडिट। समझो इक्विटी शेयर दे दिया तो इक्विटी शेयर इन विच कंपनी, परचेसिंग। समझो प्रेफरेंस शेयर दे दिए तो प्रेफरेंस शेयर इन विच कंपनी, परचेसिंग कंपनी। समझो कैश दे दिया तो कैश इन, बस कैश लिखा तो इनफ है, कैश इन परचेसिंग कंपनी लिखने का जरूरत नहीं। समझा मैंने जो बताया वो, बोलो एनी डाउट इन दिस। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्पेसिफिकली प्रेफरेंस होल्डर को क्या दिया उसका एंट्री किया, बराबर है। तो जो प्रेफरेंस होल्डर को हम लोग दे रहे हैं वहां पे प्रेफरेंस होल्डर रिसीवर है, और जो जो दिया हुआ सब कुछ कहा जाएगा क्रेडिट। इसका पोस्टिंग कैसे होगा बोलो, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में ये सब कुछ टू, ये जो लिखा है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड कैश में सब कुछ क्रेडिट बाय प्रेफरेंस होल्डर। डन, एनी डाउट इन दिस। जैसे प्रेफरेंस होल्डर को सेटल किया, ये समझ में अच्छी तरह से। नेक्स्ट आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अभी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तीन तरह से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। फर्स्ट वन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय वेंडर कंपनी, वी आर अ वेंडर कंपनी, हम लोग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, तो बताओ कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, ओके। अपोजिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म। इफ इट इज बॉर्न बाय परचेसिंग कंपनी, मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, परचेसिंग कंपनी कर रही है, वी आर अ विच कंपनी, तो वेंडर में उसका एंट्री आएगा क्या, नहीं। इफ इट इज बॉर्न बाय परचेसिंग कंपनी, नो एंट्री। एंड सम टाइम बॉर्न बाय वेंडर कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ परचेसिंग कंपनी, इसका मीनिंग समझा, बॉर्न बाय वेंडर कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ परचेसिंग कंपनी, मतलब वेंडर कंपनी अभी तो पेड कर रही है बट किसके बिहाफ से पेड कर रही है, परचेसिंग कंपनी। होता है ना कि अभी दे दो मैं आपको बाद में दे देता हूँ, वो वाला कंसेप्ट, सही है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट क्या आएगा, देखना कौन पेड कर रहा है, हम लोग पेड कर रहे हैं, तो कैश तो हम लोगों से गया, कैश इज गोज ऑन, बट अपना खर्चा है क्या, नहीं। किसके बिहाफ से कर रहा है, परचेसिंग कंपनी, तो एंट्री बनेगा परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश, बिकॉज कैश इज गोज आउट, बट ये कैश वापस मिलेगा किससे, परचेसिंग कंपनी से, तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दो एंट्री आएगा, समझा, एनी डाउट इन दिस। एंड लास्ट आता है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है क्या, फिर आता है हम लोगों का विच क्लोज विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, वो तो पता है आप लोगों को। एंड सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस होल्डर का स्टेप नहीं करेंगे तो चलेगा, मैं बता देती हूँ। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होता है, हम लोग पहले एक्चुअल देखा जाए तो स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग क्लोज करते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर, तो उसको हम लोग स्टेप्स बाद में देखेंगे क्लोजिंग का, फिलहाल इतना समझ में आया, क्लोजिंग हम लोग बाद में देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स था जरा देखेंगे लाइन में, सिर्फ स्टेप का हेडिंग। पहला क्या होता है, प्रिपेयर व्हाट, पीसी, पीसी के कितने मेथड्स है, कौन कौन से, नेट एसेट्स मेथड एंड नेट पेमेंट मेथड, डन। नेक्स्ट वन, ड्रॉ द लेजर, 7 लेजर वी हैव टू ड्रॉ। आफ्टर दैट व्हाट, गो टू द एसेट साइड, एसेट साइड में क्या होगा, एसेट्स व्हिच नीड नॉट बी रियलाइज्ड, कैश, if cash is taken over, realization debit, if cash is not taken over, cash account debit, खत्म। देन आता है लॉसेस, लॉसेस है इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में, रिमेनिंग ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट, एसेट साइड इज ओवर। कम टू द लायबिलिटी साइड, कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल ट्रांसफर टू देयर होल्डर अकाउंट, क्रेडिट साइड हो गया। रिजर्व्स,
इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड ऑल अदर लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आता है पीसी, डायरेक्टली याद रखो। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है? पीसी। उसमें दो एंट्रीज आती है, पीसी ड्यू एंड पीसी डिस्चार्ज, कंपल्सरी हो गया। उसके बाद सम एसेट्स आर देयर सेल इन द ओपन मार्केट, हम लोग एसेट्स को कहाँ सोल्ड कर रहे हैं? ओपन मार्केट में। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बस खत्म, इतना समझ में। बाकी किसी का एंट्री नहीं आता। फिर लायबिलिटीज पे आते हैं, लायबिलिटीज को पेड कर रहे हैं ओपन मार्केट में, तो कैश गोज आउट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया? एंड देन नेक्स्ट वन, ये क्लियर है। फिर प्रेफरेंशियल होल्डर को सेटल कर रहे हो, प्रेफरेंशियल होल्डर को सेटल करेंगे तो प्रेफरेंशियल होल्डर इज अ रिसीवर, और उनको जो जो दे रहे हैं वो क्रेडिट, तो होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंशियल इन न्यू कंपनी एंड कैश, डन। फिर आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इफ इज पेड बाय द वेंडर कंपनी, हम लोगों ने खुद पेड किया, रियलाइजेशन टू कैश। इफ इट इज पेड बाय द परचेसिंग कंपनी, नो एंट्री, एंड इफ इट इज पेड बाय द वेंडर कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ परचेसिंग कंपनी, दीज आर द टू एंट्रीज। समझ में आया? बस यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे नॉर्मल स्टेप्स है व्हेन यू प्रिपेयर अ लेजर। क्लियर? लेजर बनने के बाद उसका क्या करते हैं? क्लोजिंग करते हैं, हाँ या ना? फिर क्लोजिंग होने के बाद क्लोजिंग का इंटरेस्ट बनेगा, वो बनेगा। समझ में अच्छी तरह से? गुड। जैसे प्रेफरेंस होल्डर को सेटल्ड किया ना, वैसे इक्विटी शेयर होल्डर को भी सेटल्ड किया जाता है, बट लेजर प्रिपेयर करते हुए एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, वो क्लोजिंग में ऑटोमेटिकली कवर होता है। समझा? गुड, ठीक है। अब इसके जब सम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थ्योरी लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर है। अब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ओनली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द वेंडर कंपनी, मैंने परचेसिंग कंपनी का कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑफ अमालगमेशन, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 125। ओके, मनन प्रकाशन का क्वेश्चन है, बीके लिमिटेड। ओके, बीके लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर द बंटी लिमिटेड and Kuber Limited, and their summarized balance sheet of the date of the amalgamation is given below. इससे पता चला BK Limited is formed, means purchasing company is known as a BK Limited. तो BK Limited is a purchasing company and Bunty and Kuber is a which company? Vendor company. Bunty and Kuber को combine करके एक new company शुरू हो रहा है, that is a BK Limited. उसके बाद liabilities है Bunty Kuber, assets है Bunty Kuber, share capital of 10 each, equity share 11% preferential, journal reserve, profit and loss 9% debenture, creditor and realization, goodwill, building, machinery, furniture, investment, data, stock, cash, other assets and share issue expenses. Come to the adjustment. BK Limited issued 10,000 equity share in 10 each to the public at a premium of 10% of Bunty Limited and Kuber Limited were taken over by BK Limited on the following terms. क्या क्लियर हुआ? BK Limited ने कुछ न्यू शेयर्स मार्केट में इशू की, कितने नंबर ऑफ शेयर? 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, जिसके एक का वैल्यू कितना है? 10 है, एंड इट इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ व्हाट? 10%। यस और नो? 10% प्रीमियम में बीके लिमिटेड कुछ न्यू शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, एंड बीके लिमिटेड ने बंटी लिमिटेड एंड कुबेर लिमिटेड को टेकन ओवर किया। तो जब बंटी को टेकन ओवर किया तो उसका कुछ कंडीशंस गिवन बिलो। पॉइंट नंबर ए, इक्विटी शेयर होल्डर आर टू बी इशूड 7 इक्विटी शेयर ऑफ 10 at par BK Limited and are to be paid in a 5 in a cash for the surrender of each 6 shares. देखो अच्छी तरह से पढ़ लो, इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड मतलब बंटी लिमिटेड की इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? देखो 7 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at par in BK Limited, बंटी को बीके से 7 इक्विटी शेयर्स मिला जिसका वैल्यू 10 है, एंड आर टू बी पेड 5 in a cash, और 5 रुपीज का कैश भी मिला फॉर द सरेंडर ऑफ 6 शेयर्स, मतलब बंटी लिमिटेड के 6 शेयर्स को बीके लिमिटेड का 7 शेयर्स मिल रहा है और 5 रुपए का कैश भी मिल रहा है। यस और नो? नेक्स्ट वन जब सम करूंगी तो और करके दिखाऊंगी। प्रेफरेंशियल होल्डर आर टू बी इशूड 10% प्रीमियम बाय 12.5% प्रेफरेंशियल इन बीके लिमिटेड इशूड एट पार, मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर को बीके लिमिटेड ने 12.5% के प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। ये भी क्लियर है? नेक्स्ट वन, after that all the assets and liabilities valued at a book value except the machinery which is valued at 10% below the book value and debtors at 1,60,000, मतलब जो भी assets and liabilities है उनका उन्होंने बोला है कि वेंडर कंपनी के जितने भी assets है, मतलब बंटी लिमिटेड के assets and liabilities बीके ने टेकन ओवर किया सब बुक वैल्यू में, बस मशीनरी का वैल्यू 10% से कम हो रहा है एंड डेटर्स को टेकन ओवर किया 1,60,000 में, तो ये assets and liabilities का रिवाइज्ड वैल्यू है इन शॉर्ट। ठीक है, आफ्टर दैट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,500 इज बोर्न बाय बीके लिमिटेड, विच कंपनी? बीके इज ए न्यू कंपनी ना, मतलब न्यू कंपनी एक एक्सपेंसेस पेड कर रही है। डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर्स ऑफ बंटी लिमिटेड एज अ डिस्काउंट ऑफ 10% बाय इशूइंग 13% डिबेंचर ऑफ 100 इन बीके लिमिटेड, मतलब बंटी लिमिटेड के डिबेंचर्स को बीके लिमिटेड अपने कंपनी का डिबेंचर्स देगी, बस इतना ही दिया, बाकी डिटेल्स में देखेंगे।
उसके बाद कुबेर लिमिटेड, अभी कुबेर लिमिटेड को कौन सी सिचुएशन में टेक ओवर किया, कैश ऑफ 3000 इज टू बी रिटेन फॉर द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कुबेर लिमिटेड में जितना भी कैश है उसमें से 3000 का कैश कुबेर लिमिटेड अपने लिए रख रहा है, क्यों रख रहा है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए। बाकी का कैश इज टेकन ओवर बाय विच कंपनी, न्यू कंपनी। समझ में आया। नेक्स्ट वन, डेटर एंड इन्वेस्टमेंट एट अ बुक वैल्यू 90% ऑफ द कॉस्ट, डेटर एंड इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर किया बाय बीके लिमिटेड एट 90% ऑफ द कॉस्ट। मशीनरी एंड स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 10% अबाउ द कॉस्ट, मतलब मशीनरी है, स्टॉक है, वो क्या हो रहा है 10% व्हाट अबाउ द cost, and other assets and liability are valued at a book except the fictitious assets, मतलब बाकी के जितने भी assets है, बाकी के जितने भी liabilities है ना, उसको टेकन ओवर किया except what, fictitious asset, मतलब fictitious assets छोड़ के all assets and liabilities को टेकन ओवर किया बुक वैल्यू। now preference shareholder are to be paid at a 10% premium by 12.5% premium of preference shares of BK। BK ने अपने कंपनी के शेयर प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए प्रेफरेंस होल्डर ऑफ कुबेर को, और वो भी 12.5% वाले। बैलेंस पीसी इज टू बी पेबल इन इक्विटी शेयर एट पार, बैलेंस पीसी इक्विटी शेयर में पे किया जा रहा है। डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर ऑफ कुबेर लिमिटेड बाय इशूइंग 13% डिबेंचर ऑफ 100 each इन अ बीके लिमिटेड। बीके लिमिटेड अपने कंपनी के डिबेंचर्स दे रहा है कुबेर को, ठीक है, मैंने बस एडजस्टमेंट के मीनिंग एक्सप्लेन किया। Face value of equity share and preference share of BK Limited is at 10. Show the necessary ledger account in the books of the Bunty Limited and Kuber Limited and also calculate the PC। ये also calculate the PC नहीं भी दिया होगा ना, by default आपको PC निकालना ही है, ठीक है। क्या क्या पूछा है देखो, they say that find out the purchase consideration। okay, तो सबसे पहले हम लोग purchase consideration निकालेंगे, then ledger को सोचेंगे। first of all we have to find out the PC by Bunty Limited। जरा Bunty Limited के क्वेश्चन में जाओ प्लीज। मैंने आपको बताया वी हैव टू आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ पीसी। पीसी का कौन सा मेथड है वो आइडेंटिफाई करना है। पीसी में कौन से दो मेथड है, नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड, राइट है। ध्यान दो, नेट पे पहले देखेंगे कि नेट पेमेंट मेथड है कि नहीं। उसमें क्या होता है ना, कुछ शेयर को ओल्ड कंपनी के, कुछ शेयर्स को न्यू कंपनी अपने कंपनी के शेयर कैश दे रही है, ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। we are having a two type of share in a Bunty Limited। go to the Bunty Limited please। हमारे पास Bunty Limited में इक्विटी शेयर भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है। तो ओल्ड कंपनी मतलब Bunty Limited के इक्विटी शेयर को न्यू कंपनी अपने कंपनी के इक्विटी शेयर कैश प्रेफरेंस शेयर कुछ दे रही है, ऐसा इंफॉर्मेशन है, हाँ है ना। फर्स्ट वाले लाइन में है कि नहीं है, इक्विटी शेयर ऑफ Bunty Limited, उनको बीके ने अपने कंपनी के इक्विटी शेयर दे दिए, कुछ कैश दे दिया, इक्विटी के लिए है, प्रेफरेंस के लिए भी है क्या, देखो सेकेंड पॉइंट में प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बंटी लिमिटेड, उनको क्या दिया जा रहा है 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बीके लिमिटेड दिया है ना। तो ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स को न्यू कंपनी अपने कंपनी का इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स कैश दे रही है। इसका मतलब ये कौन सा मेथड बन गया, नेट पेमेंट मेथड। क्लियर हो रहा है, समझा। तो बंटी लिमिटेड का पीसी कौन सा मेथड से फाइंड आउट करेंगे, नेट पेमेंट मेथड से फाइंड आउट करेंगे। चलो करें फिर, ओके बोर्ड पे ध्यान देना। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे पीसी, दैट इज नोन एज अ व्हाट, परचेज कंसिडरेशन, यस और नो। परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे हैं और वो भी कौन से कंपनी का बताना, बंटी लिमिटेड। मेथड बोलो कौन सा है, नेट पेमेंट मेथड, ये लिखना जरूरी है। नेट पेमेंट मेथड में मैंने अभी मेथड बताया, नेट पेमेंट मेथड है, ध्यान दो अच्छी तरह से। पर्टिकुलर्स राइट डाउन, पर्टिकुलर्स देन व्हाट, अमाउंट एज वेल एज व्हाट। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा लिखा हुआ, ओके ध्यान दो। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इक्विटी शेयर इन बंटी लिमिटेड। बंटी लिमिटेड इज अ वेंडर फॉर्म, वेंडर फॉर्म के इक्विटी शेयरहोल्डर को क्या दिया जा रहा है, जरा पॉइंट नंबर 1 में जाओ, रीड करो आप, जिनमें रीड करो इक्विटी, पॉइंट नंबर 1 रीड करो। ए यस बोलो, पूरा रीड करो। समझा जो मैंने बोला, क्या बताया देखो, इक्विटी शेयर इन बंटी लिमिटेड को बीके लिमिटेड अपने कंपनी के शेयर्स दे रही है और अपने कंपनी का कैश दे रही है, बट कितने शेयर्स के लिए दे रही है, 6 शेयर्स के सरेंडर के लिए। मतलब बंटी को बीके ने क्या दिया देखो, तो
क्या क्या दिया जा रहा है? सबसे पहले इक्विटी शेयर इन विच कंपनी? बीके लिमिटेड। देखो मैंने क्लियरली वर्डिंग लिखा है, ओल्ड कंपनी के शेयर को न्यू कंपनी ने अपने क्या दे दिए? शेयर दे दिए। ये पॉइंट समझा? अच्छा, कितने शेयर दिए? 6 शेयर्स के सिलेंडर के लिए कितना शेयर मिल रहा है? 7 शेयर। तो ऑलरेडी बंटी लिमिटेड में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे? गो टू द बैलेंस शीट। बंटी लिमिटेड में देखो 2,40,000 है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है? 24,000। तो 6 के लिए 7 मिला, तो 24,000 के लिए कितना मिला? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो फटाफट। 24,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6 कितना नंबर ऑफ शेयर? हाँ, अब बोर्ड पे ध्यान देना। पहले हम लोग लिखेंगे इसका नॉमिनल वैल्यू, दैट इज 28,000 इंटू व्हाट? 10। कैसे 10? बीके लिमिटेड के एक शेयर का वैल्यू 10 है, बोला लास्ट लाइन में। देन टोटल इज हाउ मच? 2,80,000। फिर उसी के साथ देखो प्रीमियम है क्या इक्विटी शेयर के लिए? नो, होता है कभी कभी इसके लिए, बट यहाँ नहीं है। तो इक्विटी शेयर कितना हो गया बोलो? 2,80,000 हुआ, राइट? तो प्रीमियम नहीं है तो मैंने कुछ नहीं लिखा, बस डैश करके छोड़ दिया। इसी बीके बंटी लिमिटेड को बीके ने और क्या दे दिया बोलो? बी पॉइंट कैश दे दिया। कैश कितना रुपीज दिया है? फॉर पर शेयर ना, तो एक शेयर के लिए अगर 5 रुपीज मिल रहा है तो हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर है? 24,000 के लिए नहीं, एक शेयर के लिए नहीं, 6 शेयर्स के लिए। बोला है ना, फॉर अ सरेंडर ऑफ व्हाट? 6 शेयर, ईच 6 शेयर, राइट? तो हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर है? 24,000। उसके लिए कितना? करो कैलकुलेट प्लीज। कितना आया? यस, 20,000। तो कैलकुलेशन आया 20,000, तो टोटल कितना मिला? 3 लाख। तो इक्विटी शेयर ऑफ बंटी लिमिटेड को न्यू कंपनी ने अपने कंपनी का इक्विटी शेयर दिया 2,80,000 का और कैश दे दिया 20,000 का। ऐसे टोटल कितना हो गया? 3 लाख। तीसरे में सिर्फ दो ही चीजें आती, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिला, प्रेफरेंस होल्डर को क्या मिला। तो इक्विटी शेयर हो गया, राइट ना? अभी पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर इन विच कंपनी? बंटी लिमिटेड। हाँ या ना? उनको क्या दिया जा रहा है बोलो? बोलो। यस, प्रेफरेंशियल दिए जा रहे हैं। कौन से वाले? 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन विच लिमिटेड? बीके लिमिटेड, राइट है? अभी उसका नंबर ऑफ शेयर वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं। इसका मतलब सेम नंबर ऑफ शेयर, मतलब कितना? गो टू द बैलेंस शीट। बंडल लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर 1,50,000 है, डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 100 करेंगे ना, कितना ही? 10। कितना नंबर ऑफ? 10 इज बोला है ऊपर, तो कितना नंबर ऑफ शेयर है? 15,000। तो नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगा देखो? नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 15,000 इंटू वॉट? हाँ ना, कितना बनेगा? 1,50,000। समझा कि नहीं समझा? फिर क्या आता है बोलो? प्रीमियम आता है, सही है। प्रीमियम कितना होगा? 10% बोला है, तो 1,50,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा? 15,000। एंड टोटल वैल्यू कितना बन जाता है? 1,65,000। डन। दिस इज अ पीसी फॉर विच कंपनी? बंटी लिमिटेड। करो टोटल इसका। आई होप नो डाउट इन दिस। पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप इज व्हाट? ड्रॉ द लेजर। लेजर में कौन कौन से लेजर है आपको सबको पता है। विच लेजर्स आर देयर? फर्स्ट वन इज अ विच लेजर? यस, बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। यस, अगर लेजर पूछा है तो इच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर इन द, बोलो, इन द बुक्स ऑफ विच लिमिटेड? हाँ, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट इन दिस। रियलाइजेशन पे थोड़ा ज्यादा जगह लगता है, तो यहाँ हाफ पेज का अपने नोटबुक में बनाओगे। क्लियर है? रियलाइजेशन के बाद विच अकाउंट? आफ्टर दैट यहाँ बना रही हूँ। ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, दैट इज 11% प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट, राइट है? नेक्स्ट वन इज विच अकाउंट? न्यू कंपनी, दैट इज विच कंपनी? बीके लिमिटेड। डेबिट एज वेल एज व्हाट?
credit. After that, next one, yes, equity share in new company, that is a BK Limited. Then preference share in which company, और फिर लास्ट वन क्या, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होगा, बोलो. यस, कैश एंड बैंक के लिए जगह थोड़ा कम है बट हो जाएगा. कैश अकाउंट, आई होप नो डाउट इन दिस. अच्छा, अभी हमारे पास जगह नहीं, इसके लिए मैं सिर्फ डेबिट क्रेडिट लिख रही हूँ. आप ये हेडिंग लिख सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट वाला, बोलो. सब में आप लोग हेडिंग लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट एंड डेबिट क्रेडिट कंपलसरी है. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बोलो. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? गुड, ठीक है. अब पहला स्टेप पीसी, सेकंड स्टेप ड्रॉ द लेजर, थर्ड स्टेप गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड. गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड. बंटी लिमिटेड का कर रहे हैं इसलिए सिर्फ बंटी लिमिटेड के पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है ना. अभी देखो, एसेट्स टेकन ओवर हो या तो ना टेकन ओवर हो, सारे एसेट्स ट्रांसफर करने, इतना याद रखना. पहला क्या होता है, कैश. कैश कहा जाएगा, कैश अकाउंट के. अभी इसमें सोचना चाहिए टेकन ओवर की नॉट टेकन ओवर. अच्छा, एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज गिवन कि नॉट टेकन ओवर है करके, कुछ नहीं बोला है कैश के बारे में, इसका मतलब ये टेकन ओवर है. अगर नॉट टेकन ओवर है तो आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, कैश ऑफ द वेंडर कंपनी इज नॉट टेकन ओवर बाय द विच कंपनी, परचेसिंग कंपनी. अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, मींस वी हैव टू एज्यूम दैट कैश ऑफ वेंडर कंपनी इज टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी. तो रियलाइजेशन अकाउंट के विच साइड, डेबिट साइड. कैश एंड व्हाट, बैंक. कितना अमाउंट है बोलो, 13,000. खत्म. कुछ लॉसेस है, हाँ है. समथिंग शेयर इशू एक्सपेंसेस, इक्विटी शेयर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या बोलो, शेयर. कितना अमाउंट, कितना, 12,000. ऑल अदर एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड. चलो लाइन में बताओ, पहला क्या है, गुडविल नहीं है, छोड़ दो. बिल्डिंग कितना, नेक्स्ट. एंड कंपल्सरी एट अ बुक वैल्यू. इसका रिवाइज वैल्यू यहाँ यूज नहीं होता. पॉइंट समझ में आया. रिवाइज वैल्यू दिया है क्वेश्चन में बट वो यूज नहीं होगा. कंपल्सरी एट अ बुक वैल्यू एट अ टाइम ऑफ टेकन ओवर. रिवाइज वैल्यू यूज होता है न्यू कंपनी, ये वेंडर फॉर्म है, तो यहाँ पे रिवाइज वैल्यू नहीं आया. समझा, बताओ. बिल्डिंग हाउ मच, 1,50,000. मशीनरी, नेक्स्ट. कितना, नेक्स्ट. 1,40,000. इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट. 1,65,000. कितना, नेक्स्ट वन. 90. हो गया. एसेट साइड इज ओवर. कुछ बचा है क्या एसेट साइड में, चेक करो. नहीं. कम टू द लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना है, यस. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट साइड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हाउ मच, नेक्स्ट वन. रिजर्व ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व. स्टेप क्लियर है ना कि भूल गए, रिजर्व प्रॉफिट से, हाँ. कितना, नेक्स्ट वन क्या है, पीएनएल अकाउंट भी तो रिजर्व ही है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस. कितना, नेक्स्ट वन. अच्छा, नाउ लिसन. डिबेंचर, क्रेडिटर, अदर लायबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. बोलो, बाय कितना डिबेंचर है, परसेंटेज क्या है इसका, यस 9% डिबेंचर 1 लाख. फिर बाय कितना, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. खत्म. समझा कि नहीं समझा, ओके. आफ्टर दैट, यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप बोलो. याद आ रहा है किसी को स्टेप, पहला स्टेप क्या था, गो टू द एसेट साइड, गो टू द लायबिलिटी साइड, खत्म. फिर आता है डायरेक्टली पीसी का स्टेप. अगर वो स्टेप आपको याद नहीं है जो मैंने लिखे वो बहुत डिटेल्स में, तो डायरेक्टली शॉर्ट में याद रखो. फर्स्ट पीसी,
सेकंड वन इज व्हाट, ड्रॉ द लेजर। देन गो टू एसेट साइड, कंप्लीट हो गया। गो टू लायबिलिटी साइड, कंप्लीट हो गया। अब पीसी डिस्चार्ज। पीसी डिस्चार्ज के लिए पहला एंट्री होता है पीसी ड्यू, मतलब पीसी के लिए पहला एंट्री क्या होता है, पीसी ड्यू। पीसी ड्यू का एंट्री बता सकता है कोई, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो परचेसिंग कंपनी बीके लिमिटेड है, इसमें क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। एंड राइट डाउन अमाउंट ऑफ द पीसी। कितने का अमाउंट है पीसी का, बोलो। सही है। एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बोलो, बाय बीके लिमिटेड। बीके लिमिटेड में अमाउंट कितना आएगा, बोलो। समझा कि नहीं समझा, यस और नो, एनी डाउट इन दिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अभी पीसी डिस्चार्ज। बोर्ड पे ध्यान दो, मैं पीसी डिस्चार्ज का एंट्री यहाँ लिख रही हूँ, इसका एंट्री लिख के आप पोस्टिंग करेंगे। पीसी डिस्चार्ज हो रहा है मतलब पीसी का पैसा मिल रहा है, तो जो जो हम लोगों को मिल रहा है वो सब डेबिट। ध्यान दो, इक्विटी शेयर ऑफ बंटी को क्या मिला, इक्विटी शेयर इन विच लिमिटेड, और क्या मिला, और क्या मिल रहा है, 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन विच लिमिटेड। ये बीके लिमिटेड लिखना भूलना मत, समझा। एंड अपोजिट में देने वाला कौन है, परचेसिंग कंपनी, दैट इज अ बीके लिमिटेड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये लिखा हुआ सही है। नाउ इक्विटी शेयर इन बीके कितना मिल रहा है, 2,80,000, ये कितना, एंड फिर टोटल कितना हो गया, नहीं प्रेफरेंस शेयर्स कितने मिल रहे हैं, सीधा 1,65,000। हाँ, प्रीमियम अलग से नहीं लिखना है यहाँ पे, टोटल समझा। अब पोस्टिंग, पहले बीके लिमिटेड के क्रेडिट साइड में ऑल दिस थिंग्स, एंट्री समझ में आ, पीसी डिस्चार्ज। पीसी डिस्चार्ज हो रहा है मतलब पीसी सेटल्ड हो रहा है, हम लोगों को पैसे मिल रहे हैं, हम लोगों को पैसे मिल रहे हैं, या तो जो भी मिल रहा है वो सब कुछ डेबिट, देने वाला कौन है, न्यू कंपनी, क्रेडिट। तो इन सबके ये सब डेबिट है, यस और नो। टू है तो बीके लिमिटेड में कहा लिखा जाएगा, बाय, क्या लिखेंगे बोलो, इक्विटी शेयर इन बीके, देन व्हाट, हाँ बाय कैश, फिर इन व्हाट, बीके लिमिटेड। बोलो इक्विटी शेयर कितने का है, कैश कितना है, बोलो। सही है। अब इनके अंदर क्या होगा, इक्विटी शेयर इन बीके में टू व्हाट, बीके लिमिटेड, सिर्फ इक्विटी शेयर का अमाउंट। देन प्रेफरेंस शेयर इन बीके में टू बीके लिमिटेड, सिर्फ किसका अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट, है ना। कैश में क्या लिखेंगे, टू सिर्फ कैश का अमाउंट, कैश कितना अमाउंट है, बोलो 20,000। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, खत्म। पीसी सेटल्ड हो गया। पीसी के बाद नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एसेट्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट। ऐसे कोई एसेट्स है जिसको मार्केट में सोल्ड किया, नहीं है, छोड़ दो। लाइबिलिटी है कोई जिसको सेल किया, पेड किया, नहीं है। क्वेश्चन देखो ना, आप स्टेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखोगे। ऐसे कोई एसेट जो नॉट टेकन ओवर है, बट देखा जाए तो बंटी लिमिटेड के सारे एसेट्स टेकन ओवर किए, तो वो एंट्री नहीं आएगा। फिर कुछ लाइबिलिटीज है जो ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, ऐसा कुछ दिया है, एंड विच इज सोल्ड नहीं दिया, तो ये भी इग्नोर करो। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटल्ड किया, बोर्ड पे ध्यान देना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटल किया मतलब इतना देखो कि प्रेफरेंस शेयर को क्या दिया जा रहा है, बस उतना ही, क्या दिया जा रहा है प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं हम लोग, हाँ या ना। तो एंट्री क्या होगा, मैं एंट्री यहाँ करूँ, बाद में रफ कर दूँ, ठीक है ना, ये रफ करूँ, यहाँ पे एंट्री करूंगी, ठीक है, पीसी के बदले। ध्यान दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज ए रिसीवर, तो एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। इनको क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड, तो लिखा जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर को क्या दिया, उसको किस तरह से सेटल किया, उसका ही अमाउंट आएगा। और अमाउंट कितना रहेगा, बोलो 1,65,000 एंड व्हाट, 1,65,000, है ना। तो एंट्री में कैसे आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में, यस और नो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कहाँ है देखो, हाँ, उसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, शेयर इन विच कंपनी, बीके लिमिटेड, कितना अमाउंट,
एंड बीके लिमिटेड में कहा जाएगा बाय 11% प्रेफरेंस शेयर व्हाट होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? आई होप नो डाउट, समझा? खत्म। यहाँ तक, यहाँ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, हाँ है, बट किसने पेड किया? बीके ने। तो हम लोग एंट्री करेंगे क्या? नहीं, बस इतने स्टेप फॉलो होगा। अभी क्लोजिंग करेंगे। स्टेप्स क्लियर है? रिपीट करने का जरूरत है क्या? अभी क्लोजिंग में सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट क्लोज करो प्रेफरेंशियल होल्डर। समझा? कहाँ गया प्रेफरेंशियल होल्डर? है, क्योंकि इसका बैलेंसिंग फिगर जाता है रियलाइजेशन, इसलिए फर्स्ट किसको क्लोज करना है? प्रेफरेंशियल होल्डर। चलो करते हैं क्लोज। बोलो, यहाँ पे कितना है? 1,65,000। हियर ऑल्सो 1,65,000। 1,65,000 माइनस 1,50,000 कितना मिलेगा? 15,000। इसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वहां क्रेडिट तो यहाँ डेबिट। कितना अमाउंट? 15,000। डन। नाउ लाइन में क्लोज करेंगे। फर्स्ट नाउ क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट में टोटल ऑफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। तो कौन सा टोटल करते हैं? डेबिट ना, तुम लोग डेबिट करो। कौन सा शेयर का टोटल हो गया ये? और यहाँ का टोटल करो। डेबिट का टोटल करो प्लीज। हाँ, वेट, विच साइड इज हायर? डेबिट साइड इज हायर। नाउ 6,68,000। हियर ऑल्सो व्हाट? 6,68,000। 6,68,000 माइनस 6,65,000 कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 3,000। राइट है? तो 3,000 का बैलेंसिंग फिगर विच साइड? क्रेडिट साइड। एंड अकॉर्डिंग टू रूल बैलेंसिंग फिगर ऑफ ऑल अदर अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। राइट है? तो ये कहा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अमाउंट इज हाउ मच? 3,000। समझा? फर्स्ट किसको क्लोज किया था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसका बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन में। देन रियलाइजेशन को क्लोज करके उसका बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर में। अभी इक्विटी शेयर होल्डर को साइड में रखो, बाकी सबको क्लोज करेंगे और सबका बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे? इक्विटी शेयर होल्डर में। लास्ट में ये टोटल करेंगे। समझा? ओके। फिर ये शायद टैली हो जाएगा। 465, हियर ऑल्सो 4,65,000। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा बोलो? यस, टैली अमाउंट 2,80,000। Balancing figure will be 2,80,000 and this balancing figure transfer to where? Yes, equity share what holder. Now equity shareholder में वहां क्रेडिट है ना, तो यहाँ डेबिट। टू विच कंपनी? इक्विटी शेयर इन बीके। कितना अमाउंट है बोलो? 2,80,000। डन। यस और नो? प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड टैली हो रहा है ना? फिर कैश, कैश का बैलेंस फिगर कितना होगा? 20,000 बाय इक्विटी शेयर व्हाट होल्डर। राइट? तो यहाँ लिखेंगे 20,000 और टू कैश। चलो करो डेबिट क्रेडिट का टोटल करो। डेबिट का करो, क्रेडिट का करो। थ्री लाख 15,000 सही है। और इसका टोटल? 3 लाख। ये टैली होना ही चाहिए। अगर ये टैली हुआ तो आपका आंसर राइट है। एक बार क्लोजिंग को रिपीट करूं। जितने भी रेजर्स है उसमें से पहले क्लोज करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रेफरेंस होल्डर अगर आ रहा है तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। समटाइम इट विल बी टैली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? फिर इक्विटी शेयर होल्डर छोड़ के सारे अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड सबका बैलेंसिंग फिगर जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। एट द एंड वी हैव टू क्लोज द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एंड इट विल बी टैली। समझ में आया? दिस इज अ लेजर ऑफ द वेंडर कंपनी। एनी डाउट इन दिस? फोटो ले लो प्लीज। बंद करो ना। हाँ, now we are starting with the Kuber Limited. Again first step is a what? PC. तो
तो पहले हम लोगों को पीसी का मेथड आइडेंटिफाई करना होगा, नेट पेमेंट मेथड है कि नेट एसेट्स मेथड है। क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो कि कुबेर लिमिटेड को न्यू कंपनी ने क्या क्या दिया, उसके इक्विटी शेयर को क्या दिया, इसका इंफॉर्मेशन कहीं पे है क्या, चेक करिए। कुबेर लिमिटेड के इक्विटी शेयर को बीके लिमिटेड ने अपने कंपनी का क्या क्या दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन है, नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या दिया, उसका इन्फॉर्मेशन है, हाँ है, बट सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का है ना, इक्विटी शेयर का है क्या, नहीं है। तो हम लोग नेट पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन सा मेथड आएगा, दोनों चाहिए, इक्विटी को क्या दिया, प्रेफरेंस को क्या दिया। अगर वी आर हैविंग अ बोथ टाइप ऑफ शेयर इन कुबेर लिमिटेड, इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर, बोथ शेयर्स आर देयर ना, तो दोनों के लिए क्या है, क्या न्यू कंपनी दे रही है वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन है तो कौन सा मेथड रहेगा, नेट पेमेंट मेथड। अगर नहीं है तो कौन सा मेथड रहेगा, नेट एसेट्स मेथड। तो यहाँ पे कुबेर लिमिटेड में पीसी का कौन सा मेथड है, नेट एसेट्स मेथड है, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट व्हाट, एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स का टोटल विच इज एट एसेट्स का टोटल ऑफ द वेंडर कंपनी का दो एसेट्स विच इज टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, उनके एसेट्स का टोटल करेंगे, वो भी आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू, सही है। चलो बोलो, एसेट्स में जाओ प्लीज, बैलेंस शीट क्वेश्चन में जाओ। कुबेर लिमिटेड में देखो कैश है 3000 का, रिटेन फॉर द लिक्विडेशन, मतलब बाकी का कैश टेकन ओवर कर सकते हैं, तो वो कैश आएगा। डेटर एंड इन्वेस्टमेंट 90%, मशीनरी एंड स्टॉक वैल्यूएटेड 10% अबव द कॉस्ट, एंड अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी वैल्यूएटेड बुक वैल्यू एक्सेप्ट द फिक्टिशियस एसेट्स, सही है। नाउ गो टू द क्वेश्चंस व्हाट बैलेंस शीट। कुबेर लिमिटेड में सबसे पहले क्या है, गुडविल। गुडविल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दिया था क्या, नहीं, तो गुडविल कौन से वैल्यू में टेकन ओवर करेंगे, सेम वैल्यू, कितना अमाउंट है गुडविल का। नेक्स्ट वन इज व्हाट, बिल्डिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है, चेक करो, तो सेम वैल्यू आएगा, बोलो कितना, 40। नेक्स्ट, कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, इट इज अबाउट 10% बोला है, तो मशीनरी है कितने का, 60,000, 60,000 के ऊपर ऐड करेंगे 10%, 66,000। नेक्स्ट वन इज व्हाट, फर्नीचर। फर्नीचर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है, नो, 5,000 सेम वैल्यू। नेक्स्ट, यस, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अबाउट द कॉस्ट, 10% अबाउट द कॉस्ट था, 80 पे 10% ऐड करो, सही है ना। स्टॉक है कि इन्वेस्टमेंट है, चेक कर लो। ओ, इन्वेस्टमेंट 90% ऑफ द कॉस्ट है, तो 80,000 का 90%, 70। ओके, इन्वेस्टमेंट के बाद डेटर इज ऑल्सो एट अ 90%, तो 60,000 का 90%। नेक्स्ट वन, स्टॉक 10% अबाउ द कॉस्ट, 90,000 प्लस 10%, ओके 99,000। कैश, नाउ कैश के ऊपर कुछ चेंजेस है, एडजस्टमेंट है, क्या बोला, 8,000 का कैश है, बट 8,000 में से 3,000 का कैश कुबेर ने अपने लिए रख लिया, राइट ना, फॉर द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, एंड रिमेनिंग कैश इज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। तो रिमेनिंग कैश मतलब कितना, 5,000। आई होप नो डाउट इन दिस। नेक्स्ट वन, अदर करंट एसेट्स के लिए कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नो, अमाउंट बोलो 10,000, खत्म। नेक्स्ट, इनका टोटल प्लीज करो, इसको बोलते हैं टोटल एसेट्स, एक्सक्लूडिंग लॉसेस बोला है, तो वो नहीं आया, और वैसे भी वो नहीं आता, कितना। अच्छा, किसी को डाउट है कुछ, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और लॉसेस, all assets and liabilities of Kuber Limited is taken out by Bunty except the what, losses छोड़ के, तो वो नहीं आएगा। इसमें से माइनस क्या करेंगे बोलो, लाइबिलिटी साइड में जाओ, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं, कंसिडर ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटी, रिमेंबर दिस पॉइंट। हम लोगों को यहाँ पे कौन सी लाइबिलिटी कंसिडर करनी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या है, डिबेंचर है, क्रेडिटर है एंड लाइबिलिटी है, सबका वही वैल्यू, डिबेंचर देन व्हाट, लाइबिलिटीज, यस और नो। एक मिनट, अभी डिबेंचर के लिए कोई रिवाइज वैल्यू दिया है क्या, चेक करना होगा, जाओ जरा एडजस्टमेंट में। डिबेंचर में क्या बोला है, डिबेंचर्स ऑफ द कुबेर लिमिटेड एट पार, पे एट पार फॉर 13% डिबेंचर 100, सेम बोला है, वैल्यू में कोई चेंज है क्या, नहीं है। तो डिबेंचर कितना था कुबेर में, चेक करो 1 लाख, तो बीके में से भी कितना मिलेगा, 1 लाख का डिबेंचर, यस और नो। व्हाट अबाउट द क्रेडिटर्स, 40,000। नेक्स्ट वन, इनका टोटल
1,64,000 आउटर में लिखेंगे, माइनस करेंगे, करो माइनस, यस और नो। और 3,12,000 का जो टोटल है उस टोटल को क्या लिखेंगे बोलो, परचेज कंसिडरेशन, यस और नो। समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट। तो ये जो पीसी का अमाउंट आया 3,12,000 ऑफ विच लिमिटेड, कुबेर लिमिटेड। बट देखो इसमें ना और एक स्टेप न्यू होना चाहिए, पीसी तो डिसाइड हुआ बट पीसी बीके लिमिटेड कौन से फॉर्म में पेड कर रही है, दैट इज अ पीसी डिस्चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें नेक्स्ट टेबल वी हैव टू प्रिपेयर कंपलसरी, जब भी नेट एसेट्स मेथड है हम लोगों को प्रिपेयर करने का है व्हाट, पीसी डिस्चार्ज, राइट, हाँ या ना। अब पीसी डिस्चार्ज में सबसे पहले क्या पे करेंगे बोलो, दिया है क्वेश्चन में, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दे रहे, देखो क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, come to the adjustment number D, preference holder are to be paid 10% premium by 12 preference share of BK Limited at par, मतलब क्या, पॉइंट नंबर ए, प्रेफरेंस शेयर इन कुबेर लिमिटेड, इनको क्या दिया जा रहा है, 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन विच लिमिटेड, हाँ उसके अंदर नॉमिनल वैल्यू कितना था, चेक करो, कुबेर का नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स का 1 लाख, एड 10% प्रीमियम, दैट इज व्हाट 10,000, मतलब कितना बन जाएगा 1,10,000, सही है, समझा कि नहीं समझा। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर व्हाट, ये क्लियर है, 2, दैट इज इक्विटी शेयर इन व्हाट, कुबेर लिमिटेड, उनको हम लोग क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर इन बीके, कैसे समझा, नेक्स्ट टाइम में चेक करो, एडजस्टमेंट नंबर, बैलेंस पीसी इज पेबल इक्विटी शेयर एट पार, बोला है ना, तो बैलेंस पीसी मतलब इक्विटी शेयर दे रहे, तो पहले तो पीसी कितना पता है हम लोगों को, कितना पीसी है कुबेर का 3,12,000, 3,12,000 में से अगर 1,12,000 का प्रेफरेंस शेयर दे दिया तो बचा कितना, 2 लाख व्हाट 2,000, राइट है, एनी डाउट इन दिस, हो गया। तो नेट एसेट्स मेथड में पहले पीसी कैलकुलेट करेंगे, फिर पीसी डिस्चार्ज कैसे किया वो दिखाएंगे, खत्म। ओके, इसके बाद क्या प्रिपेयर करना है बोलो, लेजर में पहला विच अकाउंट, लेजर आप बना सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर न्यू कंपनी, बीच में न्यू कंपनी, इक्विटी शेयर न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर न्यू कंपनी एंड कैश एंड बैंक, ठीक है। बस मैं आपको दो एक इफेक्ट बताना चाहती हूँ, पहले बना रही हूँ रियलाइजेशन का, एंड समझ लो यहाँ पे हमारा है कैश एंड बैंक अकाउंट, यस और नो। गो टू द स्टेप, पहला स्टेप क्या था, पीसी लेजर, देन गो टू द एसेट साइड, एसेट साइड में हम लोग कैश लिखते हैं, कैश कितना है कुबेर का 8,000, उसमें से न्यू कंपनी ने कितना टेकन ओवर किया, कितना टेकन ओवर किया 5,000, तो जितना टेकन ओवर किया वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कैश अमाउंट कितना आएगा 5,000, एंड द रिमेनिंग कैश इज नॉट टेकन ओवर, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वहां पे कितना आएगा, समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट, एनी डाउट इन दिस, श्योर कर सकते हो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी का स्टेप फॉलो करो, सब खत्म हो जाएगा, इसमें इतना ही पूछा था, ये क्वेश्चन ओवर, डन। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.